ठीक है जल्डास मेथड के अंदर नाइट्रोजन लिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखना बुक्स के अंदर तुम पढ़ोगे ना उसके अंदर फॉर्मुले बना के दे रखे हैं, फॉर्मुले तुम्हें खुद बनाने होंगे। बुक में फॉर्मुले याद करोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। फॉर्मुला बनाना मतलब वो न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट फॉर्मुला दे रहा है। ये फॉर्मुला है तुम्हें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फॉर्मुले को डिराइव करके ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सही है। तो नाइट्रोजन लिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें डालते हैं हम कंसंट्रेटेड H2O4। इसमें हम कंसंट्रेटेड H2O डालते हैं तो मिलता है NH4 होल ट्वाइस SO4। क्या मिलता है अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे जो अमोनियम सल्फेट मिला, ये अमोनियम सल्फेट नहीं बन पाता अगर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता किसके साथ, N2Cl के साथ, N डबल बॉन्ड आ गया ना खुद के साथ, या नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ये NH4 SO4 नहीं बनेगा। कभी पूछता ना कोई कि इनके लिए वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इन केसेस में नाइट्रोजन बाहर ही नहीं निकल सकता, या रिंग के अंदर, या रिंग के अंदर स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन, गर्म करने पर बाहर नहीं निकलता। तो इसलिए ये तीनों जो है, अगर नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, नाइट्रोजन रिंग के अंदर है तो दो, सही ना, नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, फिर या फिर नाइट्रोजन खुद के साथ है। तो इन तीन केसेस, ये लिमिटेशन है इसकी, तीन लिमिटेशन बहुत बार पूछी हुई पेपर में। तो इन तीन केसेस में नाइट्रोजन जो है जल्डास मेथड के थ्रू टेस्ट नहीं देगा, ड्यूमास के थ्रू दे देता है बट नॉट थ्रू नाइट्रोजन। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये नोट कर लेंगे, नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किसमें, NH4 में। अब इसमें से हमें नाइट्रोजन को किसी फॉर्म में बाहर निकालना है ताकि हम इसको एस्टिमेट कर सके। तो इसलिए अब इसको ट्रीट करते हैं हम, अमोनिया निकलेगा ना बाहर, तो स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हैं, अमोनिया लिबरेट हो गई, यहां से बनता न्यूमेरिकल। सही ना, अमोनिया लिबरेटेड इन जल्डास मेथड इज पास्ड थ्रू सेकंड एसिड दैट इज H2SO4। इससे पास करते हैं, यहाँ पे H2SO4 दिखा, H3PO4 HCl कोई भी ले सकते हैं, लेकिन H2SO4 स्टैंडर्ड है जो लेते हैं। सही ना, किंग ऑफ केमिकल्स इसी को कहते हैं, इसी को लेंगे। सही ना, H2SO4 को लेंगे और बनेगा NH4 अब ये मान लो हमने डाल दिया एक्सेस में, ये मान लो ये एक्सेस में डल गया, ये हम खुद डाल रहे हैं। ये मान लो मैंने लिया 100 मिलीलीटर ऑफ से 0.1 मोलर, 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर लिया। अब ये मैंने इतना लिया, अब ये H2SO4 एक्सेस बच गया, अब ये H2SO4 एक्सेस बच गया, इसको पास किया मैंने NaOH के साथ, इसको पास किया NaOH के साथ, तो क्या बन गया इससे Na2SO4, Na2SO4 बन गया। अब इसको जो एक्सेस में था उसको खत्म करने के लिए मेरे को यहाँ डालना पड़ रहा है से 20 मिलीलीटर ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलर NaOH, इसको खत्म करने के लिए ये डालना पड़ रहा है। 20 की जगह इजी करो तो मैं 50 कर दो, 50 से इजी रहेगा क्या, यही रहने दो छोड़ो। 20 मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलर क्या डालना पड़ रहा है NaOH, ये NaOH डालना पड़ रहा है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया था मैंने वो था सपोज 5 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड था 5 ग्राम। तो तुम्हें बोलेगा कि ये समझ आ गया पूरा मेथड कि नहीं, नाइट्रोजन लिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्रीट किया कंसंट्रेटेड सपोर्ट से, मिल रहा है NH4 डाल दिया इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, ताकि स्ट्रॉन्ग बेस वीकर बेस को बाहर निकाल देगा सॉल्ट में से, अमोनिया गैस मिलेगी। अब यहाँ से न्यूमेरिकल बना, इस अमोनिया को ट्रीट किया सेकंड एसिड से, सेकंड एसिड से ट्रीट किया, हम खुद डाल रहे हैं इसे, इसलिए इसका अमाउंट हमें पता होगा। NH4 मिला, ये H2SO4 डल गया एक्सेस में, एक्सेस में डल गया, उसलिए उसके अंदर क्या डालना पड़ रहा है NaOH, NaOH डालना पड़ रहा है। NaOH कितना डाला हमने 20 ml ऑफ 0.05 मोलर, ये डालना पड़ रहा है, हमने ज्यादा डाल दिया था इस अमोनिया को खत्म करने में। तो अब ये डाला हमने तो मिल गया Na2SO4। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया इसमें। अब नाइट्रोजन की तुम्हें परसेंटेज निकालनी है, तो इस तरह से नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे जल्डास मेथड के। 5 ग्राम लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये डेटा दे रखा है, ये मोल दे रखे हैं ना इसके, और ये मोल दे रखे हैं किसके NaOH के। तो तुम्हें निकालना है इससे नाइट्रोजन की परसेंटेज, इससे निकालना तुम्हें नाइट्रोजन की परसेंटेज। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम यहाँ पे K2SO4 भी डालते हैं इसके साथ, और साथ में CuSO4 भी डालते हैं। कौन बताएगा ये K2SO4 क्यों डाला है और CuSO4 क्यों डाला है साथ में, ये फंक्शन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव के अंदर। K2SO4 का क्या रोल है और CuSO4 का क्या रोल है, याद करके जाना, जानते हैं, बिना याद किए जाना नहीं है। इसे पता है किसी को, K2SO4 इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा ताकि ये गर्म करने पर पिपराइज ना हो। K2SO4 क्या करेगा, H2SO4 के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। K2SO4 क्या करेगा, H2SO4 के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। और कॉपर सल्फेट कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा कॉपर सल्फेट, है ना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा कॉपर सल्फेट।
क्या क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये न्यूमेरिकल जल्दी निकाल दो। हो गया कितना? 2.8%। देखो अभी मैं जो डेटा दे रहा हूँ ना तुम्हें, बहुत ही कम नाइट्रोजन आ रहा है ना ये डेटा में, तुम्हें यही बना के दे रहा हूँ खुद। न्यूमेरिकल आएगा तो सोच लोगे ना उसको। 2.8% आया। फिर आ गया। सिक्स पॉइंट कुछ आ रहा है। हाँ, वही करेंगे। वही मतलब बोलिए आपको लिक्विड का धन्यवाद की जरूरत है। वो तो जिसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में है तो लिखना तो ऐसे लिखना है, एमोनिया रिलीज इन जल्डाल्स मेथड। ये वर्ड जरूर लिखेंगे और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये सिर्फ मोल कंसेप्ट है, सिंपल टाइट्रेशन है ये। मोल कंसेप्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हैं। एमोनिया रिलीज इन जल्डाल्स मेथड, एमोनिया रिलीज इन जल्डाल्स मेथड इज मतलब पीछे is treated with concentrated H2O4। ammonia treated in Jaldal's method is treated with concentrated H2SO4। कितना? 100 ml of कितना है? 100 ml of 0.1 मोलर, 100 ml of 0.1 मोलर से ट्रीट किया। and the excess acid is utilized by adding 20 ml of 0.05 molar NaOH। calculate percentage of nitrogen in organic compound, percent of nitrogen in organic compound। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो मिलिक्वेंट्स, अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसे मिलिक्वेंट्स ऑफ एमोनिया प्लस मिलिक्वेंट ऑफ NaOH, दोनों बेस है ये, इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ H2SO4। यही करेंगे कि नहीं? अब मिलिक्वेंट के फॉर्मूले लिखवा रखे तुम्हें, जिसको नहीं समझ आ रहा मोल से कर लेना, मोल का शब्द लगा लेना, मोल का शब्द और इजी रहेगा। तो मिलिक्वेंट ऑफ अमोनिया, मिलिक्वेंट ऑफ अमोनिया कितने हैं? मिलिक्वेंट ऑफ अमोनिया और मिलिक्वेंट ऑफ नाइट्रोजन ये एक ही बात होगी, इधर ध्यान रखना चीज का। मिलिक्वेंट ऑफ अमोनिया का लिखते हो, मेरे को मास निकालना ना अमोनिया का, तो मास बाय NH3 का इन्वर्टर कितना होता है एसिड बेस रिएक्शन में? 1। NH3 मतलब NH4OH, NH3 मतलब क्या है? NH4OH, तो इन्वर्टर 1 ही तो होगा, एक ही O चांस है इसके पास। तो मिलिक्वेंट अमोनिया लिखोगे तो मास बाय 17 into 1000। मिलिक्वेंट में फॉर्मूला क्या होता है मास के टर्म्स में? मास बाय इक्विवेलेंट वेट into 1000। तो मास बाय 17 into 1000 को मैं लिख रहा हूँ मास बाय 14 into 1000। क्या समझ आ गया क्यों? अगर मैं अगर मैं 70 लिखता तो मास आता अमोनिया का, फिर मैं लिखता 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो इतने में कितना होगा? उससे अच्छा है पहले में चेंज कर, मिलिक्वेंट ऑफ नाइट्रोजन कर दिया, मास बाय 14 into 1000 प्लस मिलिक्वेंट ऑफ NaOH, मिलिक्वेंट ऑफ NaOH, NaOH कितना था? 20 ml ऑफ 0.05 मोलर। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। मिलिक्वेंट के चार फॉर्मूले बताए हैं, जो चीज निकालनी है, मास निकालना है तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट into 1000, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी दे रखी है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर मोल दे रखे हैं तो नंबर मोल इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। है एक ही फॉर्मूला ये, लेकिन थोड़ा इजी कर देता है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 20 है, मोलैरिटी 0.05 है, एन फैक्टर NaOH का कितना है? 1। दिस इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ H2SO4, मिलिक्वेंट ऑफ H2SO4 देखते हैं 100 ml है वॉल्यूम, और मोलैरिटी कितनी है? 0.1, और एन फैक्टर 2 है, एन फैक्टर 2 है इसका, तो ये सीधा हो गया यहाँ पे 20, 20 में से ये पूरा एक है ना, एक 19 आ जाएगा, 19 into 14 डिवाइड बाय 1000। ये मास किसका आ जाएगा? नाइट्रोजन का। बाय में क्या करेंगे इसको? कितना ग्राम दे रखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड? 5, 5 ग्राम। बाय में 5 into 100, याद आ गया कि नहीं? ये बाय में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट into 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 19 into 14 कितना है? 19 टू डायरेक्ट हो जाएगा ना, इंटू टू, एक हो गया ना, इंटू टू इधर कर, इंटू टू नीचे कर, ये पूरा बन गया 100। तो जो भी आंसर आएगा उसको पॉइंट दो पीछे कर दे, सही ना, इंटू टू करके। तो ये कितना आ रहा है? 28 into 19, 280, 280, 560, 28 हुए, 532 ना, 532 डिवाइड बाय 100, 5.32%, 5.32% आएगा। किसी ने निकाला था? किसी इजी कैलकुलेशन है, टफ नहीं है ज्यादा, तेरा सही है, बहुत एक आयुष का सही हुआ सर। कैलकुलेशन तो आसान ही है, क्वेश्चन बहुत टफ थोड़ी थी।
तुम्हें न्यूमेरिकल समझ आ गया? ये एक ना ठीक ठाक लेवल का न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है, जो मेंस में आ सकता है, मेंस में भी, नीट में भी। अदरवाइज अगर तुम्हें मोल में जाना है तो इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। जैसे जो वॉल्यूम था, जो H2SO का वॉल्यूम दिया कितना था, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर। फिर आफ्टर दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड टू, रिजल्टिंग वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड टू 500 ml, then 20 ml of solution is taken and that is utilized by NaOH जो मैंने दे रखा है उससे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा बन जाए, समझ गए कि नहीं? इस चैप्टर में और अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे खत्म हो गया क्या, जल्डाल्स मेथड। और कुछ है तो नहीं इसके अंदर? न्यूमेरिकल करा दिया, समझ आ गया कि नहीं? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इसमें ऐसे ही आएगा, अच्छा न्यूमेरिकल ऐसे ही आएगा। और नहीं तो जैसे यहाँ पे अभी एक्सेस ऑफ एसिड को यूटिलाइज किया था, अगर बहुत इजी न्यूमेरिकल देंगे तो एक्सेस ऑफ एसिड भी नहीं देंगे, एक्सेस ऑफ NaOH भी नहीं देंगे, मतलब एक्सेस ऑफ एसिड नहीं देंगे। डायरेक्ट तुम क्या करोगे, मिलिक्युलेंट्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मिलिक्युलेंट्स ऑफ H2SO4, सीधा क्वेश्चन हो गया। सही ना? अब यहाँ पे आ गया केरियस मेथड, जरूर कर लेना जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, तभी वहां पे हो पाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब है केरियस मेथड। सही ना? केरियस मेथड फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन के लिए। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जो लेसन टेस्ट है वो किसके लिए है? नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन बोला था ना, फॉस्फोरस इंक्लूड कर लेना, सीआरटी में दे रखा हुआ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी है, सल्फर एंड हेलोजन। तो नोट करना इसमें आगे, फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन के लिए केरियस मेथड। इसके अंदर ऑर्गेनिक बॉन्ड तो लेंगे ही लेंगे, उसको तो गर्म करना ही करना है। उसके साथ लेंगे फ्यूमिंग HNO3। क्या लेंगे उसके साथ? फ्यूमिंग HNO3। लेकिन अगर हेलोजन है ना, तो साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैंने तो बताया था, हेलोजन के साथ जरूर क्या आता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, याद आ गया कि नहीं? बस हेलोजन के केस में AgNO3 प्लस फ्यूमिंग HNO3 लेना हर केस में। बाकी दोनों के साथ क्या लेंगे? सल्फर के साथ और फॉस्फोरस के साथ ओनली HNO3। तो केरियस की ट्यूब होती है कुछ वैसे, ये केरियस की ट्यूब है, ये केरियस ट्यूब है। इसमें लिया हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स हेलोजन, क्योंकि हेलोजन के लिए पढ़ रहे हैं पहले। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गर्म करेंगे इसको फ्यूमिंग HNO3 के साथ। अगर हेलोजन है तो एक एक्स्ट्रा क्या लेते हैं इसके साथ? AgNO3, ठीक है ना? फ्यूमिंग HNO3 प्लस AgNO3। ये केरियस की ट्यूब है, इसके ऊपर एक आयरन की जैकेट लगा के रखते हैं, ठीक है ना? आयरन की जैकेट लगा के रखते हैं इसके ऊपर। गर्म करेंगे जब इसको, केरियस ट्यूब को जब गर्म करेंगे तो कार्बन जो है फ्यूमिंग HNO3 के साथ क्या बन के उड़ जाएगा? CO2 एस्केप। H जो है ये वेपर्स बन के एस्केप कर जाएगा। अब हेलोजन जो है वो HNO3 से पहले किससे रिएक्ट कर जाएगा? AgNO3 से, क्योंकि उसका प्रेसिपिटेट बहुत फास्ट बनता है। AgNO3 रिएक्ट करेगा और बन गया AgX। मान लो तुमने यहाँ पे 10 ग्राम लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और उससे मिला तुम्हें, उससे मिला, मान लो मैंने X लिया से Br, उससे क्या मिलेगा यहाँ पे? AgBr। इससे AgBr मिल गया, से मिल गया 1 नहीं, से मिल गया, चलो इसको चेंज करते हैं, देखो क्या परसेंट है, 18.8 ग्राम, 18.8 ग्राम मिल गया AgBr। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितनी होगी कंपाउंड के अंदर? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितनी होगी कंपाउंड? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड कितनी होगी? ये सुनाना है पूरा, है ना? Br का मास होता है 80 और Ag का मास होता है 108। Br का मास 80 है, Ag का मास 108। तो ये कितनी परसेंट है? 80%। अरे वो नवीन नहीं आएगा, स्कूल गया? चलो कुछ 80% आ गया। देखो इधर आंसर देखेंगे कैसे आएगा 80%। देखो वन, ये इसका वेट कितना है AgBr का? 188 ग्राम। 188 ग्राम AgBr में 80 ग्राम Br है कि नहीं?
Br का वेट कितना होता है? 80 होता है। वन, अब ध्यान रखना बुक्स में क्या देखे हैं, इसके फॉर्मुले दे रखे हैं। फॉर्मुले से नहीं करना, इसी से करना, बहुत इजी लगेगा तुम। AgBr है 188 ग्राम। Ag का मास 108 होता है, Br का 80। 188 ग्राम में 80 ग्राम Br है, 188 ग्राम में 80 ग्राम Br है, तो 18.8 ग्राम में कितना Br होगा? 8 ग्राम Br होगा। और 8 ग्राम Br है, और 10 ग्राम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो परसेंटेज कितनी हो गई? 80%। और फॉर्मूला कैसे बनेगा, पता लग गया क्या? फॉर्मूला कैसे बनेगा? 8 ग्राम बाय क्या क्या आ रहा है देखो, 8 ग्राम बाय 18.8 ग्राम इंटू 188 इंटू 188 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 है। यही है कि एक बार चेक करना, कुछ गलत तो नहीं है इसमें? यही है ना? तो ये किसका मास है? यही, इसी को फॉर्मूले में लिखना है तुम्हें। ये मास, ये डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgBr इनटू एटॉमिक, ये कुछ गलत किया, 18.8 ग्राम नहीं 80, गिवन, ये गिवन मास होगा, बाय में 18.8 ग्राम, 18.8 ग्राम गिवन मास ऑफ AgBr इनटू मोलर मास ऑफ AgBr डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सही ना? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कैसे निकलेगा? ये ऐसे फॉर्मूला दे रखा है वहां पे, कि फॉर्मूले की तरह याद कर लो उसको। फॉर्मूले की तरह याद नहीं करना, इस तरह से करना। क्या समझ आ गई है? सही ना? फॉर्मूले की तरह याद नहीं करना। अब अगर मान लो यहाँ पे AgI होता, सपोज क्या मिलता है? AgI। मान लो मैंने दे दिया तुम्हें कि AgI मिल गया से 23.5 ग्राम, आयोडीन का वेट होता है 127, 23.5 ग्राम मिल गया 10 ग्राम से। 10 ग्राम से 23.5 ग्राम AgI मिला, तो परसेंटेज कितनी होगी आयोडीन? 127। यार 235 ग्राम में कितना आयोडीन है? 127 ग्राम। अच्छा 18 है। 235 ग्राम में 127 ग्राम, 12.7 डिवाइड बाय, निकाल लोगे ना इसको भी? नेक्स्ट नोट करेंगे। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, 100 से ज्यादा पता जाए। ठीक ना? 23.5 कहाँ से आते हैं? 235 ग्राम में कितना? 127 ग्राम। 235 तो 23.5 में कितना हो गया? 12.7 ग्राम। और 5 में 10 टू 100, 10 ग्राम देगा ना ये। एक, ये 20 ग्राम कर देना इसको, ये 20 ग्राम करना इसको, तब निकलेगा आंसर। नहीं तो 100 से ज्यादा परसेंटेज आएगी। हाँ, तो समझ आया कैसे करना है? और बता दो 235 ग्राम में कितना है? 127 ग्राम। तो 23.5 में कितना हो जाएगा? 12.7 ग्राम। 12.7 ग्राम आ गया, डिवाइड बाय 20 इंटू 100, बाय में 20 इंटू 100। समझ आएगा नहीं है? 12.7 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। नेक्स्ट नोट करना केरिस मेथड के अंदर ही। अब डिटेक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर वही केरियस ट्यूब ली, केरियस ट्यूब में यहाँ पे ले लिया हमने क्या? फ्यूमिंग HNO3। अब फ्यूमिंग HNO3 लिया, फ्यूमिंग HNO3 यहाँ पे ले लिया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया 10 ग्राम, प्लस साथ में क्या है? ये फ्यूमिंग HNO3। तो अब कार्बन क्या बन के उड़ जाएगा HNO3 के साथ? CO2 और H2O, H एस्केप कर जाएगा H2O बन के, और आगे सल्फर, सल्फेट आयन, HNO3 के साथ क्या बन जाएगा? सल्फेट आयन। अब डालेंगे इसके अंदर BaCl2, BaCl2 डालेंगे क्या आ जाएगा? BSO4 वाइट PPT। BSO4 का क्या आएगा? वाइट PPT। सही ना? BSO4 का वाइट PPT। क्या समझ आ गया? बस अब तुम्हें निकालना है, मान लो ये आया 10 ग्राम से,
मान लो ये आ गया से 2.33 ग्राम, 2.33 ग्राम आ गया, 2.33 मत करना, 23.3 करो, 23.3 ग्राम, 23.3 ग्राम आ गया ये। तो तुम्हें निकालना है कितनी परसेंटेज होगी सल्फर की। 10 ग्राम मेरे को लगा। 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है which in Carius method gave 23.3 ग्राम ऑफ BaSO4, 23.3 ग्राम BaSO4 है। बेरियम का वेट 137। तो समझ आ रहा है कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम अगर लास्ट तक छोड़ दोगे ना तो कभी करके नहीं जाओगे, उसका क्वेश्चन आता है। 137 ग्राम क्या? हाँ, बीए का 137 ग्राम, बीए का मास कितना है? 137 ग्राम। पूरा गया ना फास्फोरस। हाँ, NH50 बनेगा, डाल दे कोई ऑक्सीजन। 10 ग्राम, 32% आ गया ना। 233 ग्राम से के अंदर BaSO4 के अंदर कितना सल्फर है? 32 ग्राम। एक ही सल्फर है ना, 23.3 ग्राम में कितना सल्फर होगा? 3.2 ग्राम। आ जाएगा ना सीधे डायरेक्ट। 3.2 ग्राम सल्फर, 3.2 डिवाइड बाय 10 × 100। समझ आ गया कि नहीं? है ओरल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट ही तो क्वेश्चन बना रहा हूँ। आंसर डायरेक्ट मिलेगा इसका। कितना आएगा? 32%। क्या आएगा? 32%। अब BaSO4 ये हो गया सल्फर का एस्टिमेशन, सल्फर का एस्टिमेशन हो गया। लास्ट किसका रह गया? फॉस्फोरस का। भाई केरियस ट्यूब ली, सेम डायग्राम बनाना है। केरियस ट्यूब ली, साथ में क्या डाल दिया? फ्यूमिंग HNO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। केरियस ट्यूब में गर्म कर रहे हैं उसको किसके साथ? फ्यूमिंग HNO3 के साथ। तो सी क्या बन के उड़ जाएगा? CO2। H H2O के वेपर्स। फॉस्फोरस किसमें ऑक्सीडाइज होगा? H3PO4। H3PO4 में ऑक्सीडाइज होगा। अब यहां से दो तरीके से एस्टिमेशन कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके से एस्टिमेशन कर सकते हैं। एक तो क्या है? अमोनियम मॉलिक्यूलर टेस्ट। एक क्या है? अमोनियम मॉलिक्यूलर टेस्ट। क्या लेंगे? NH4 होल ट्वाइस MoO4। क्या बनेगा इससे? NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MoO3। याद आ गया कि नहीं? है कैनरी येलो, कैनरी येलो, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, शायद नाम नहीं बताया मैंने पीछे। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और सेम टेस्ट किसके लिए और लगेगा? आर्सेनिक के लिए भी। ध्यान रखना, ऐसे नहीं लिख के देते हैं वो क्या करेंगे? पूरा N3H12P फिर O40 12MO ऐसे करके कुछ लिखेंगे, और P की जगह AS भी आ सकता है। P की जगह AS। तो कैनरी येलो, येलो प्रेसिपिटेट आएगा यहाँ पे, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब तुम्हें बोला कि इसके अंदर इसका वेट आ गया, सपोज इसका वेट आ गया से 18.77 ग्राम, 18.77 ग्राम से ना, 18.77 ग्राम आ गया। और तुमने बोला कि फॉस्फोरस का परसेंटेज निकालो, 10 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो परसेंटेज कितनी आएगी? किसका? हाँ, कितना आ जाएगा? निकालो। मोलिब्डेनम का वेट 96 होता है, 1877 टोटल वेट आएगा। 1877 ग्राम के अंदर कितना आएगा? कितना है फॉस्फोरस? 31 ग्राम। तो 18.77 ग्राम में कितना आ जाएगा? 3.31 ग्राम। परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 0.31 डिवाइड बाय 10 × 100 यानी 3.1%। समझ आ गया ना मेरे लिए? नहीं? और दूसरा एस्टिमेशन इसका किससे होगा? H3PO4 है, क्या डाल देंगे इसमें? MgCl2 प्लस NH4Cl। लेट एसिड कहां से आ गया सल्फर के लिए? ये आ गया MgNH4PO4 वाइट PPT डाल देंगे इसके अंदर। Mg2 गर्म करेंगे इसको, Mg2 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट आ जाएगा। मान लो इसका वेट आया 22.2 ग्राम, 22.2 ग्राम इसका वेट आ गया। और 10 ग्राम तुम्हें दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तुम्हें बताना है परसेंटेज कितनी होगी फॉस्फोरस की।
64 CPU निकल गया ना ये। Mg2 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का वेट कितना होता है? 222 ग्राम। 222 ग्राम में कितना मिलेगा? फास्फोरस 62 ग्राम। दो है ना बीच में, क्या आएगा? 62 ग्राम। तो 22.2 ग्राम में कितना आ जाएगा? 6.2 ग्राम। तो 6.2 डिवाइड बाय 10 × 100, 62%। क्या न्यूमेरिकल समझ आ गया इसके? तो यही न्यूमेरिकल, ऐसे ही न्यूमेरिकल आने हैं इसके। लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल करने हैं तो असाइनमेंट तुम्हारे पास है, असाइनमेंट दे रखे मैंने, बहुत अच्छे क्वेश्चन दूंगा। मोल कंसेप्ट आता है तो आसानी से कर लो, नहीं मोल कंसेप्ट आएगा तो आसानी से कर लोगे। अच्छा, कल का तुम लोगों ने याद किया है पूरा? कल का जो टॉपिक था प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन में मैंने तुम्हें कराया पहले फिल्ट्रेशन, याद है ना? फिल्ट्रेशन कराया, फिल्ट्रेशन के बाद ये इजी था, कुछ नहीं था इसके अंदर। दूसरा क्या कराया? रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद कराया सप्लीमेशन। किसी ने घर पे बोल के देखा है? एक बार ओरली सुन लेंगे। फिल्ट्रेशन के अंदर एक सॉल्युबल दूसरा इनसॉल्युबल, एग्जांपल नेपथलीन प्लस यूरिया, बेंजोइक एसिड प्लस एंथ्रासीन, या सैंड प्लस शुगर, ये भी दिया हुआ है। रिक्रिस्टलाइजेशन में मैंने लिया था शुगर, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस अल्कोहल। शुगर सॉल्युबल हो गई अल्कोहल के अंदर, शुगर सॉल्युबल किसमें हो गई? अल्कोहल में। जो सॉल्ट है अलग हो गया, सॉल्ट अलग हो गया, और साथ में क्या मिल गया? अब शुगर प्लस अल्कोहल को हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज करेंगे, गर्म करेंगे पहले बहुत तेजी से, और फिर ठंडा कर देंगे। ठंडा करेंगे तो क्या होगा? गर्म किया तो जो एक्सेस वो जो इथेनॉल होगा वो वेपराइज कर जाएगा। ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल मिल जाएंगे किसके? शुगर के, लेकिन वो प्योर नहीं होंगे, उसमें कलर्ड मटेरियल लगा हुआ। इससे दोबारा इसको इथेनॉल से मिक्स सुन लेंगे एक बार जल्दी से। दोबारा इसको इथेनॉल से मिक्स करेंगे, दोबारा इथेनॉल से मिक्स करेंगे तो क्या होगा? फिर उसके बाद दोबारा सेम प्रोसेस लगाएंगे, साथ में एनिमल चारकोल मिक्स कर, ताकि एनिमल चारकोल जो है हार्मफुल कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले अपने सरफेस पे। और दोबारा इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो एक्सेस सॉल्वेंट वेपराइज कर जाएगा। इसको तेजी से ठंडा कर देंगे, रैपिडली कूल करेंगे तो क्रिस्टल्स मिल जाएंगे शुगर के, वो ऑलमोस्ट प्योर होंगे। और प्योर करना है तो दोबारा क्रिस्टलाइजेशन, तो दोबारा क्रिस्टलाइजेशन। फिर आया था सप्लीमेशन, सप्लीमेशन आयोडीन, बेंजोइक एसिड, कैम्फर, एंथ्रासीन, नेपथलीन, इसके लिए करते हैं, ठीक है? इसके लिए करेंगे। फोर्थ आया डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये था एक कंपाउंड वोलेटाइल और दूसरा कंपाउंड नॉन वोलेटाइल, उसके लिए। या फिर दो मिसिबल लिक्विड्स जिसमें डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, दो मिसिबल लिक्विड्स जिसमें डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लो मेरे को सेपरेट करना है, सेपरेट करना है सपोज से एनिलीन को और एसीटोन को। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 50 के आसपास, एनिलीन का 180 के आसपास। पहले टेम्परेचर रख देंगे कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। वेपर्स मिलेंगे एसीटोन के, लिबिक्स कंडेंसर में उसको कंडेंस करके अलग कर देंगे। जो बचा हुआ है वो क्या बच जाएगा? एनिलीन बच जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये था सिंपल डिस्टिलेशन, ये सिंपल डिस्टिलेशन था पहला। दूसरा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टॉवर होता है ना? वो टॉवर है, उसके अंदर हमें क्रूड ऑयल को सेपरेट करना है, डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलेगी। जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें 25 केल्विन के आसपास का डिफरेंस होना चाहिए, सही ना? जैसे मैंने कहा था स्कूल में मेन से क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मिथाइल हेक्सेन और 2 मिथाइल हेक्सेन, एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस, किसका? 2 मिथाइल हेक्सेन का, उसकी ब्रांचिंग ज्यादा मानते हैं, और दूसरे का 63 डिग्री सेल्सियस। गर्म करेंगे दोनों को तो दोनों अलग हो जाएंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्रूड ऑयल में भी पहले क्या मिलता है? कौन सा फ्रैक्शन मिलता है? एलपीजी 20 डिग्री सेल्सियस, फिर मिलता है पेट्रोल 70 डिग्री सेल्सियस, फिर मिलता है कैरोसिन ऑयल 120 डिग्री सेल्सियस, फिर 170 पे डीजल। चार मिल गए। उसके बाद क्या मिलता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स 270 पे। फिर 400 पे मिलता है क्या? फ्यूल ऑयल। 600 पे क्या मिल जाएगा? चारकोल, ब्लैक थिक ऑयल चारकोल। समझ आ गया? तीसरा ऐसा ना 6-7 इकट्ठे आ गए ना, तो इससे जो स्टीम डिस्टिलेशन से हो रहे हैं, क्या वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं होंगे? लंबा पड़ रहा मतलब अभी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, 2-3 होता है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं, प्रैक्टिकली हम करते भी क्या होंगे? यही करते होंगे ना, फ्रैक्शन। फिर क्या आया इसके बाद? स्टीम डिस्टिलेशन। दो, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल, तो पास करते हैं स्टीम। जो इनसॉल्युबल वाला है स्टीम उसको अपने साथ ले जाएगी। कौन सा था? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इनसॉल्युबल था, उसको स्टीम अपने साथ ले जाएगी, और जो सॉल्युबल है वो रह जाएगा। तो दोनों इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे स्टीम में। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इसी के लिए होता है स्टीम डिस्टिलेशन। फिर आया क्या? हाँ, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये करते हैं ग्लिसरॉल को सेपरेट करना है फ्रॉम स्पेंट लाइफ। सम सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके लिए हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस, 12 mm से प्रेशर रिड्यूस किया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 200 डिग्री सेल्सियस।
तो अब ये डिकम्पोज नहीं करेगा गर्म करने पे, ध्यान रखा कि नहीं, डिकम्पोज नहीं करेगा तो ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइफ इन सोप इंडस्ट्री। ऐसे ही हम H2O2 जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको भी सेपरेट करते हैं। ये आ गया। फिर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या किया हमने, बेंजोइक एसिड लिया था, याद है, बेंजोइक एसिड लिया और साथ में लिया फिनॉल, दोनों दोनों को एक सॉल्वेंट में डाला जिसमें दो लेयर थी, एक ईथर की, दो सॉल्वेंट थे, एक ईथर की लेयर और एक वाटर की लेयर। इनिशियली दोनों पानी में इंसॉल्युबल होंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा है, दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे ईथर की लेयर में। और उसके बाद जैसे ही हम NaCO3 डालेंगे तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बनते ही वो कहां चला जाएगा, पानी की लेयर में सॉल्युबल हो गया। फिर इसको हम डिस्टिल करके अलग कर लेंगे, हाँ, फिर सोडियम बेंजोएट में क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, तो ये अलग हो जाएगा। सेम मैंने बताया था फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल के लिए NaOH पास करके, फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल NaOH पास करके, याद आ गया कि नहीं। फिर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आया था, क्रोमेटोग्राफी। उसमें मैंने तुम्हें बताया 3 तरीके की क्रोमेटोग्राफी, मैंने कहा था तीनों इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा बताया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सुन लेंगे एक बार। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर स्टेशनरी फेज होता है एक, और एक होता है मोबाइल फेज। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है पहला, दूसरा था थिन लेयर TLC, और तीसरा था पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज, इसके अंदर क्या था, सिलिका जेल और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में, सिलिका जेल और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में। और इसके इसके अंदर भी TLC के अंदर सिलिका जेल और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इसमें पेपर के ऊपर था बस, इसके ऊपर किसके ऊपर था, पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर ये कोट कर देते हैं क्या, सिलिका जेल या Al2O3, याद आया ना, पेपर के ऊपर कोट करते हैं। और पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या था, वाटर एड्सॉर्बेंट का काम करता है, सॉलिड फेज का काम करता है। तो ये वाटर काम करता है, सॉलिड फेज का नहीं, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। स्टेशनरी फेज का काम करता है, स्टेशनरी फेज का काम करता है ये इसके अंदर, पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो यानी जो सॉलिड जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। और जो मोबाइल फेज है इसके अंदर क्या था, CCl4, CS2, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कोई भी हो सकता है, बेंजीन, कोई भी रेजिस्टेंस के अंदर, सेम चीज इसके अंदर, सेम चीज के अंदर। तो मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली, या गैस फॉर्म में भी लेते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर उसमें गैस फॉर्म में लेते हैं। तो तुम्हें ध्यान होगा इसका प्रोसीजर पूरा। जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो बहुत इजी था, उसके अंदर हमने दो तरीके के बताए थे, एक तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन और दूसरा कौन सा था, ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक इल्यूशन में एक ही सिंगल सॉल्वेंट होता था, सिंगल सॉल्वेंट है, मान लो पोलैरिटी कम है, सारे कंपोनेंट मिक्सर के अंदर ऐसे हैं कि इनकी पोलैरिटी लगभग कम है, तो क्या यूज करेंगे, आइसोक्रेटिक सॉल्यूशन, आइसोक्रेटिक इल्यूशन। और ग्रेडियंट इल्यूशन का यूज करेंगे जब कंपोनेंट जो है मिक्सर के अंदर जो प्रेजेंट है वो कुछ हाईली पोलर है और कुछ लेस पोलर। तो दो सॉल्वेंट पास करते हैं, पहले लेस पोलर को और उसके बाद कंसंट्रेशन चेंज करेंगे या सॉल्वेंट को ही चेंज कर देंगे, तो वो होता है क्या, ग्रेडियंट इल्यूशन। वो क्या होगा, ग्रेडियंट इल्यूशन। याद आ गया कि नहीं, प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर याद है, प्रोसीजर जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर लिया या थिन पीस ऑफ ग्लास लिया, पेपर लिया, थिन पीस ऑफ ग्लास लिया, इसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, कोटिंग, कोटिंग किसकी होगी, हाँ, सिलिका जेल की कोटिंग है ना, सिलिका जेल की इसके ऊपर कोटिंग होगी। और अगर ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होता, अभी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बता रहा हूं, अगर ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तब कोटिंग किसकी होती, वाटर की, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पेंसिल से मार्क किया हमने, पेंसिल से मार्क किया, उसके बाद इंक, फिर यहाँ पे इंक या डाई का स्पॉट लगाया, इंक या डाई का स्पॉट लगाया, और उसके बाद इसको डाल दिया किसमें, सॉल्वेंट में डाल दिया, कवर होगा पूरा ये, पूरा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अराउंड होंगी वो किसकी होंगी, सॉल्वेंट की, वेपर्स भी उसी के होने चाहिए। तो अब धीरे धीरे करके जो ये, जैसे ही सॉल्वेंट इस स्पॉट के पास पहुंचेगा तो उसको वेपराइज कराएगा, इस स्पॉट को वेपराइज कराएगा। एक स्पॉट, एक कंपोनेंट यहाँ तक आ गया, दूसरा कंपोनेंट आ गया, मान लो वो यहाँ तक पहुंच गया, और तीसरा कंपोनेंट या कोई भी, जो भी, वाटर ले लो सीधा, वाटर जो है वो ऊपर तक आ गया, वाटर कहाँ तक आ गया, ये ऊपर तक आ गया, यहाँ तक। तो अब RF रिटार्डेशन फैक्टर क्या था, डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस ग्रीन कंपोनेंट अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ग्रीन कंपोनेंट क्या है, कम है, यानी ये एड्सॉर्ब ज्यादा हुआ, यानी ये सिलिका जेल जो है, यानी ये पोलर ज्यादा था, ये भी ध्यान रखना, ये पोलर ज्यादा था तभी सिलिका जेल के ऊपर ज्यादा एड्सॉर्ब। सॉल्वेंट क्या लेते हैं हम, लेस पोलर, सिलिका जेल क्या है, हाईली पोलर।
ठीक है। तो उसके बाद डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लू कंपोनेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट। रिटार्डेशन फैक्टर इसका ज्यादा आएगा, जिसका रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा उसका एडसॉर्प्शन कम, उसका इल्यूशन ज्यादा, उसका इल्यूशन ज्यादा। याद आ गया कि नहीं है? तो ये किसमें किया था? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये किया पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। दोनों में डिफरेंस क्या था? एक में एडसॉर्बेंट वाटर है, एक में एडसॉर्बेंट वाटर और दूसरे में एडसॉर्बेंट वाटर किसमें है? पेपर क्रोमेटोग्राफी में। थिन लेयर में सिलिका जेल। ये था यहाँ पे डिफरेंस। और तो इसके अलावा ये तीन ही थी ना क्रोमेटोग्राफी। और फिर दो क्वेश्चंस कराए थे बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन कराया कि एनिलीन है, एसिटा एनिलाइड है और एसिटोफिनोन है। दो सॉल्व हमने किया ग्रेडियंट इल्यूशन। हेक्सेन लिया, इस टू इथाइल एसिडेट लिया, 20:80 का रेशियो। तो बोला कि सबसे पहले फ्रैक्शन किसकी मिलेगी? कॉलम क्रोमेटोग्राफ। सबसे पहले किसकी फ्रैक्शन मिलेगी? जो ये पोलर है ना, सॉल्वेंट तो अपने साथ, सॉल्वेंट अगर पोलर है तो अपने पोलर को ले जाएगा। किसको ले जाएगा साथ में? एस्टोफिनॉन जो हाईली पोलर। उसके बाद ये और फिर ये। याद आ गया कि नहीं क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन करवाया था। क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे लैब में भी है और कोर्स में दे रखा है, तो उसको कर लेना जरूर। ठीक है, जल्दी से याद कर लेंगे।